बहुत दिनों पहले की बात है। चंद्रसेन नाम का एक राजा था। उसके महामंत्री का नाम था गोबूचंद्र। राजा चंद्रसेन अत्यंत आनंदित होकर अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन प्रजा डर डर कर ही जी रही थी। मंत्री भी अत्यंत सहमे सहमे रहते थे। बुद्धि में राजा मंत्री कोई एक दूसरे से कम न थे, लेकिन उनके बुद्धि की मार से प्रजाजनों के प्राण हलक में अटके रहते थे। दरअसल राजा चंद्रसेन के दिमाग में जब तब उल्टा विचार जन्म लेता और उन विचारों के समाधान का दायित्व मंत्री गोबूचंद्र के कंधे पर पड़ता था। दायित्व से मुकरने का कोई उपाय नहीं था। राजा संभव असंभव कुछ सुनना नहीं चाहते थे। किसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यान नहीं देते थे। हुक्म की तामील न होने पर राजा चंद्रसेन जल्लादों को बुलवाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश जारी कर देते थे। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा के दिन किस प्रकार कट रहे होंगे, ये सहज समझा जा सकता है। नित्य नए डर की छाया में वे जी रहे थे। एक दिन राजा चंद्रसेन ने दरबार में आते ही मंत्री गोबूचंद्र को तलब किया। राज दरबार में हाजिर होने में गोबूचंद्र ने जरा भी देरी नहीं की। हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए महाराज। राजा चंद्रसेन ने कहा, सुनो गोबू, आज दरबार में आकर सिंहासन पे बैठते समय देखा मेरे तलवे में ढेर सारी धूल लगी हुई है। मंत्री गोबूचंद्र ने अपनी जीभ को दांत से दबाते हुए कहा, महासर्वनाश, महाराज के पैरों में धूल देख रहा हूँ। धूल का साहस काफी बढ़ गया है। आज पैर में बैठ गई। 2 दिन बाद राजा चंद्रसेन बोले, ठीक कह रहे हो तुम, सिर पर चढ़ जाएगी ये धूल। उन बेअदब धूलों पर रोक लगानी होगी। तुम सारे राज्य से धूलों को हटाओ। 2 दिन में यह काम करना होगा। अगर ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबूचंद्र ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उपयुक्त व्यवस्था कर रहा हूँ। मंत्री गोबूचंद्र दरबार से बाहर आया और उसने राज्य के सारे झाड़ूदारों को तलब किया। थोड़ी ही देर में हाथ में झाड़ू लेकर 2000 झाड़ूदार उपस्थित हो गए। गोबूचंद्र ने उन्हें आदेश दिया, सारे राज्य में झाड़ू लगाकर आज ही समस्त धूलों को दूर करो। कहीं धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा बोलकर 2000 झाड़ूदार तुरंत अपने कार्य में जुट गए। देखते ही देखते पथ, घाट, बाजार, हाट, खेत खलिहान आदि की धूलें आसमान में उठ गई। चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। आंखें खोलकर देखना असंभव हो गया। राज्य की प्रजा की आंखों के सामने अंधकार छा गया। चारों ओर से सिर्फ एक ही स्वर आ रहा था, गया रे, मर गया रे। लेकिन झाड़ूदारों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मंत्री गोबूचंद्र का हुक्म था। इधर अपने महल के बाहर शोर सुनकर राजा चंद्रसेन ने अपनी खिड़की को खोलकर देखा तो वे अवाक रह गए। यह क्या कांड हो गया? रास्ते, मैदान, घर द्वार, पेड़ पौधे सब कहाँ चले गए? ऐसा लगता था मानो धूल के बादलों ने सबको ढक दिया हो। कुछ ही क्षणों में ढेर सारे धूलों ने खिड़की से प्रवेश कर राजा के मुंह, आँख, कानों को आच्छादित कर दिया। राजा चंद्रसेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके दांत कड़कड़ाने लगे। शीघ्र खिड़की को बंद कर अत्यंत गुस्से में पुकारा, गोबूचंद्र। गोबूचंद्र दौड़ा आया एवं हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए प्रभु। जोर से गरजते हुए राजा चंद्रसेन ने कहा, तुम्हारे प्रभु की ऐसी की तैसी यह सब क्या शुरू किया है तुमने? तुम क्या अंधे हो गए हो? धूलों के गुब्बार से सब ढक गया है। सब झाड़ूदारों को जल्दी से रोको। गोबूचंद्र ने कहा, तब धूलों का क्या करना होगा महाराज? राजा चंद्रसेन ने कहा, धूल हटाने का उपाय तुम करो। सारे राज्य की प्रजा में इस धूल के कारण हाहाकार मचा हुआ है। गोबूचंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, कोई दूसरा उपाय करता हूँ। राजा चंद्रसेन बोले, 2 दिनों के अंदर धूलों को हटाओ, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। गोबूचंद्र तुरंत दौड़ा दौड़ा झाड़ूदारों के सरदार के पास पहुंचा
और आदेश दिया, तुरंत काम बंद करवाओ। झाड़ूदारों ने झाड़ू देना तो बंद कर दिया, परंतु उड़ती धूलों को किसी भी प्रकार रोका ना जा सका। गोबूचंद्र ने सिर खुजलाते हुए सोचा, धूलों को उड़ने से कैसे रोका जाए। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। झाड़ूदारों का काम बंद करवाकर उसने भिस्तियों को बुलवाया। राज्य के 2000 भिस्ती अपनी आंखें रगड़ते हुए हाजिर हुए। गोबूचंद्र ने हुक्म दिया, तुम लोग रास्ते में, मैदान में, खेत खलिहान में शीघ्र जल का छिड़काव करो। जहाँ भी मिट्टी देखोगे पानी डालकर उसे सराबोर कर देना। महाराज के पाँव में धूल का एक कण भी नहीं लगना चाहिए। आदेश पाते ही 2000 भिस्ती अपने काम में लग गए। भिस्ती भर भर कर जल लाकर हाट, बाजार, पथ, मैदान, खेत खलिहान सब जगह डालने लगे। देखते ही देखते नदी और तालाब के जल से सब एकाकार हो गया। लोग ठेहुने के ऊपर कपड़ों को उठाकर चलते। इस क्रम में कई लोग फिसलकर गिर पड़े एवं अपने हाथ पैर तुड़वा बैठे। अनेक लोगों के घर ढह गए। अनेक लोग आवासहीन होने लगे। बिना वर्षा के राजभवन के मुख्य द्वार पर जल हिलोरे मारने लगा। महल के भीतर शोरगुल शुरू हो गया। सारा कांड देखकर राजा चंद्रसेन ने क्रोध से कांपते कांपते गर्जना की, गोबूचंद्र। गोबूचंद्र तुरंत हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज। राजा चंद्रसेन बोले, तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। यह सब हो क्या रहा है? गोबूचंद्र ने कातर आवाज में कहा, धूल हटाने की व्यवस्था हो रही है महाराज। राजा चंद्रसेन गुस्से से थर थर कांपते हुए चिल्लाकर बोले, पूरे राज्य को पानी में डुबाकर धूल हटाने की व्यवस्था कर रहे हो? मुझे मूर्ख समझा है क्या? तुम्हें धूल बालू दूर करने को कहा था और तुम कभी धूल का तूफान खड़ा करवाते हो और कभी राज्य में बाढ़ की स्थिति ला देते हो। यही तुम्हारी मंत्री बुद्धि है। तुम्हें मैं सूली पर चढ़ाकर रहूंगा। मेरा नाम चंद्रसेन है, याद रखना। गोबूचंद्र ने हथेलियों को मसलते हुए कहा, महाराज। राजा चंद्रसेन ने हुंकार भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। यह सब तुरंत बंद करो। 2 दिनों के अंदर राज्य की धूलों को दूर नहीं किया तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। यह मेरा अंतिम हुक्म है। बोलकर राजा वहां से चले गए। गोबूचंद्र के माथे पर मानो वज्रपात हो गया। इतनी बुद्धि लगाकर 2 बेहतरीन उपाय निकाले, दोनों व्यर्थ हो गए। अब क्या उपाय है? सोच सोच कर गोबूचंद्र काफी परेशान हो रहा था। एक बार उसके मन में विचार आया कि राजा के दोनों पैर काट देने से समस्या दूर हो जाएगी। इससे राजा के पैरों में धूल लगने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर सोचा, सारे राज्य में मिट्टी के ऊपर अगर चटाई बिछा दी जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी बुद्धि उसे युक्ति संगत नहीं लग रही थी। सबके साथ कुछ असुविधाएं जुड़ी हुई थी। चिंता के कारण गोबूचंद्र की दशा मानो पागलों जैसी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अंततः उसे सूली पर चढ़कर मरना ही होगा। वैसे ही पागलपन की अवस्था में उसे उसके नौकर ने खबर दी, एक गवार आदमी आपसे मिलने आया है हुजूर। गोबूचंद्र को क्रोध तो बहुत आया, परंतु कुछ सोचकर पूछा, क्या चाहता है वह? नौकर ने कहा, जी ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि मंत्री महाशय से भेंट करना चाहता हूँ। गोबूचंद्र बोला, बुलाओ, देखो तो कौन है। थोड़ी ही देर बाद फटी पुरानी पैबंद लगी कमीज पहना हुआ बेचारा सा दिखने वाला एक आदमी वहाँ आया और उसने गोबूचंद्र को साष्टांग प्रणाम किया। उस व्यक्ति के हाथ में एक चमड़े का टुकड़ा और कंधे पर झोला टंगा हुआ था। प्रणाम करके उठने के बाद उस आदमी ने कहा, मुझे एक बार महाराज के पास लेकर चलिए, मैं उनके पैरों में धूल ना लगने की व्यवस्था कर दूंगा। सुनते ही गोबूचंद्र उछलकर बोला, सच कह रहे हो? तब तो शीघ्र चलो मेरे साथ। गोबूचंद्र उस आदमी को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के दरबार में उपस्थित हुआ। कान छूती हंसी के साथ बोला, महाराज
समस्या का समाधान मिल गया है। यह आदमी आपके पैरों में धूल लगने नहीं देगा। उस आदमी ने राजा चंद्रसेन को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी, राज्य जल में नहीं डूबेगा, धूलों के गुबार से लोग काने नहीं होंगे। मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, यदि आप आदेश दें तो कर सकता हूँ। सिंहासन पर चौकस होकर बैठने के बाद राजा चंद्रसेन ने कहा, यदि ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। उस आदमी ने हंसकर कहा, जितनी बार आपकी इच्छा हो महाराज, उतनी बार मुझे सूली पर चढ़ा देना। अब कृपया करके अपने दोनों पैरों को आगे कीजिए। राजा चंद्रसेन ने अवाक होकर दोनों पैर आगे कर दिए। उस आदमी ने जमीन पर बैठकर अपने झोले से हथौड़ी, रामपी, छुरी, कांटा, सुई, धागा आदि निकाला। उसके बाद राजा चंद्रसेन के तलबों का माप लेकर कुछ ही देर में चमड़े की एक जोड़ी चप्पल बना दी। दोनों चप्पलों को राजा चंद्रसेन के पैरों में पहनाकर उस आदमी ने कहा, महाराज, अब आप चलकर देखिए। राजा चंद्रसेन तुरंत सारे दरबार में, घर के बाहर, बरामदे में चहलकदमी करने लगे। बार बार पैर उठाकर देखते, नहीं, पैर में कहीं धूल तो नहीं लगी है। अंदर आकर राजा चंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छी चीज बनाई है तुमने, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, तुम ही मेरे मंत्री बनने के योग्य हो। मंत्री पद को हाथ से जाते देख गोबूचंद्र ने तुरंत महाराज के कान में कहा, यह बुद्धि तो मेरे मन में भी थी। यह आदमी निश्चय ही कोई जादू जानता है, अन्यथा इसे पता कैसे चला। राजा चंद्रसेन ने आंखें तैराकर गोबूचंद्र को देखा और कहा, सारे राज्य में घोषणा करवा दो, अब से सबको चमड़े की चप्पल पहननी होगी। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और कल से तुम चमड़े की चप्पल पहनकर राजसभा में आओगे। मंत्री गोबूचंद्र ने कहा, आपका आदेश शिरोधार्य महाराज। और इस तरह से राजा के पैरों में लगने वाली मिट्टी की समस्या दूर हुई और मंत्री गोबूचंद्र की जान बची।